गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस लेक्चर के माध्यम से हमें मध्य प्रदेश का अध्ययन प्रारंभ करना है और इस लेक्चर में मध्य प्रदेश से संबंधित हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। एकदम से मैं बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं शुरू करूँगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश का अध्ययन शुरू करने से पहले एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे मध्य प्रदेश राज्य भारत के लगभग मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्यों बोलते हैं इसे भारत का हृदय प्रदेश? इसे भारत का हृदय प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के एकदम बीचों बीच में है। यही कारण है कि इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। अपन जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ेंगे जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था, उस समय अपन ये जानेंगे कि इस पूरे भौगोलिक इलाके को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्लियर है? लेकिन वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय। आज हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। क्यों बोलते हैं इसे भारत का हृदय प्रदेश? इसे भारत का हृदय प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है। अभी ना तो मैं आपको ज़िले पढ़ाने वाला हूँ, क्लियर है, और ना ही मैं विभिन्न ज़िलों का गठन पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सामान्य जानकारी आपको देना चाहता हूँ जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्लियर है? अब इसके बाद मध्य प्रदेश क्यों इतना व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुआ है, उसका कारण है कि इसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत। मतलब आप ये देखो कि हमारे यहाँ भीमबेटका जैसी आदिकाल की गुफाएं मौजूद हैं रायसेन जिले में। इसके अलावा होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ जैसा स्थल है जो आदिकाल के मानवों का वास होता था। आदिकाल मतलब जब से इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ था उसके पहले का जो काल है वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, अर्थात आदिकाल। ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक में अंतर क्या है? ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब से इतिहास का लेखन प्रारंभ हुआ था, और प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जब इतिहास लेखन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो उस समय का जो मानव था वो मध्य प्रदेश के धरातल पर निवास करता था, जिसके 2 स्थल मिले हैं जो आज भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। एक तो है भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में स्थित है, और दूसरा है आदमगढ़ की गुफाएं जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। क्लियर है? इसके अलावा नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है, नर्मदा घाटी के क्षेत्र में बहुत पहले से मानवों का वास होता आ रहा है। ठीक है, इसलिए अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, वैविध्यपूर्ण भौगोलिक संरचना। वैविध्यपूर्ण भौगोलिक संरचना का मतलब क्या है? इसका मतलब है विविधता से परिपूर्ण। कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ हैं तो कहीं पर नर्मदा घाटी का समतल इलाका जो कि काफ़ी निचला इलाका है। इसके अलावा कुछ बंजर इलाके हैं जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। ये वाला जो इलाका है ना भिंड मुरैना का, ये बीहड़ वाला इलाका है। ठीक है, मध्य का अगर आप इलाका ले लो तो ये हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। ऊपर आ जाएगा यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुड़ा पर्वत। तो एक ही प्रदेश में इतनी ज़्यादा भौगोलिक विविधताएं हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश अपनी वैविध्यपूर्ण भौगोलिक संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य तो मध्य प्रदेश के रग रग में बसा हुआ है, क्योंकि आप किसी भी इलाके में चले जाओ वो इलाका किसी अन्य इलाके से भौगोलिक रूप से विविध ही होगा या उसमें विविधता पाई जाएगी, और यही विविधता मध्य प्रदेश में एक प्राकृतिक सौंदर्य का रूप निर्धारित करती है। तो 3 चीजें क्या हो गई? समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, वैविध्यपूर्ण भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य एवं व्यापक जैव विविधता। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब भूमि पर
विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं होंगी, तो उन भौगोलिक संरचनाओं के कारण अलग अलग प्रकार के फ्लोरा और फौना होंगी, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर व्यापक जैव विविधता भी विद्यमान है। आप पचमढ़ी का इलाका देख लो, होशंगाबाद जिले का पचमढ़ी, ये तो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आवश्यक क्षेत्र है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रदेश को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं भौगोलिक महत्व प्रदान करते हैं। क्लियर है? तो सांस्कृतिक एवं भौगोलिक रूप से देखो, संस्कृति जो है वो भौगोलिक कहना चाहिए कारणों पर आधारित है। अब जैसे जैसे भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन होगा, वैसे ही वैसे सांस्कृतिक परिवेश में भी परिवर्तन होता जाएगा। और हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर प्रकार से विविधता पाई जाती है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भौगोलिक रूप से विविधता विद्यमान है मध्य प्रदेश में। यही कारण है कि यहाँ पर सांस्कृतिक परिवेश में भी अंतर हमको नजर आता है। इसीलिए मध्य प्रदेश की समृद्धता आधारित है इसकी भौगोलिक विविधता पर। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, विविधपूर्ण भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक सौंदर्य एवं व्यापक जैव विविधता इस प्रदेश को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं भौगोलिक महत्व प्रदान करती है। क्लियर है? तो दो चीजें यहां पर क्लियर हो गई हैं कि मध्य प्रदेश की समृद्धता आधारित है मध्य प्रदेश की भौगोलिक विरासत पर, और भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो चित्र है ये हो जाएगा भीमबेटका का और ये आदमगढ़ का। क्लियर है? और भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश आज का एक नया क्षेत्र नहीं है, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर प्राचीन कालीन मानव भी निवास करते थे। प्रदेश में भीमबेटका एवं आदमगढ़ जैसे पुरातात्विक स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है? तो मध्य प्रदेश में जीवन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य पाए गए हैं भीमबेटका और आदमगढ़ के रूप में। ठीक है? तो ये इस बात को भी लक्षित करता है कि भारत भूमि पर उस समय का मतलब आदिकाल या प्रागैतिहासिक काल का मानव निवास करता था भीमबेटका और आदमगढ़ जैसी गुफाओं में। वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ और रेवोत्तर के रूप में किया गया है। मतलब वैदिक काल में, वैदिक काल क्या है अब इसके बारे में समझना स्टेप बाय स्टेप। जैसा मैंने इतिहास के लेक्चर में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में, या हम ये बोल सकते हैं भारत में, एक सुसज्जित रूप से संस्कृति का आरंभ हुआ था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के काल में। लेकिन कुछ प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण या विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का आगमन मध्य एशिया के क्षेत्र से भारत में हुआ और उन आर्यों के पास सुसज्जित घोड़े एवं हथियार थे और उनके आगमन से हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो संस्कृति थी और सभ्यता थी वो ध्वस्त हो गई और उसके ध्वस्त होने के परिणाम स्वरूप भारत में वैदिक युग का प्रारंभ हुआ। मतलब एक ऐसा काल जब भारत में वेद लिखे गए। तो जो वैदिक काल में जो साहित्य लिखा गया है उस समय मध्य प्रदेश तो था नहीं। हम कब की बात कर रहे हैं? हम हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश जैसा कोई भी इलाका भारत में नहीं था। भौगोलिक रूप से तो था, लेकिन आज राजनीतिक रूप से जो मध्य प्रदेश है ऐसा कुछ भी सृजित नहीं हुआ था। तो उस काल में या उस काल का जो साहित्य था उसमें मध्य प्रदेश की भूमि का उल्लेख किस नाम से हुआ था? तो वो हुआ था दक्षिणापथ और रेवोत्तर के नाम से। दक्षिणापथ और रेवोत्तर, ये मैं बता देता हूं आपको,
ये मैंने इतिहास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्राचीन काल एवं मध्य काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो विभाजन की रेखा है वो मानी जाती थी विंध्याचल पर्वत। और ये जो विंध्याचल पर्वत है ये मध्य प्रदेश को भी दो अलग अलग भागों में विभाजित करता है। तो इसके जो दक्षिण का इलाका था वो था दक्षिणापथ। क्या बोलते थे इसे? इसे कहा जाता था दक्षिणापथ। और विंध्याचल के नीचे से ही बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और ये जो नर्मदा नदी है ना, इसी नदी को कहा जाता है रेवा। क्या बोलते हैं नर्मदा नदी को? रेवा। प्राचीन कालीन नाम क्या था नर्मदा का? रेवा। तो रेवोत्तर मतलब रेवा नदी के उत्तर का जो क्षेत्र हो गया वो कहलाया रेवोत्तर का क्षेत्र। इसीलिए प्राचीन कालीन या वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश के दो नाम हैं। कौन कौन से? दक्षिणापथ, ये दक्षिण वाला इलाका मध्य प्रदेश का, और रेवोत्तर मतलब नर्मदा नदी के ऊपर वाला इलाका क्या कहलाया? रेवोत्तर का क्षेत्र। अब वर्तमान मध्य प्रदेश मतलब आज का जो मध्य प्रदेश है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती महाजनपद का भाग था जिसकी राजधानी उज्जैनीय थी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो 6वीं शताब्दी में जो पूरा भारत था, ये जो मैप आप देख रहे हो ये 6वीं शताब्दी का भारत था जिसमें 16 महाजनपदें थी। कितनी महाजनपदों में विभाजित था? 16 महाजनपदों में, जैसे कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, कोसल, मल्ल, काशी, वैदेही, अंग, मगध, अस्मक, ये सारी महाजनपदें हुआ करती थी। राज्य नहीं थे। पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब पूरा भारत 16 महान जनपदों में विभाजित था। उस समय 6वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश किस महाजनपद का हिस्सा था? तो ये था अवंती महाजनपद का। ठीक है? और मध्य प्रदेश में ही थी चेदी महाजनपद। लेकिन उस समय की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनीय, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? आज हम इसे उज्जैन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके बाद मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध या लैंडलॉक्ड राज्य है। इसका तात्पर्य है मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो ना तो किसी अन्य पड़ोसी देश को स्पर्श करती है और ना ही किसी समुद्री सीमा को स्पर्श करती है। इसीलिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है कि मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध या लैंडलॉक्ड राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र को और ना ही किसी पड़ोसी देश को स्पर्श करती है। इसके अलावा सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित मतलब घिरा हुआ यह प्रदेश अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। नर्मदा, सोन, चंबल, ये बड़ी बड़ी प्रमुख नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको रट जाएगा। ठीक है? अभी तो हम सिर्फ एक सामान्य सा, या कहना चाहिए एक मैक्रो लेवल पर नज़र डाल रहे हैं मध्य प्रदेश पर। ठीक है? तो सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित यह प्रदेश अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। इसीलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? नदियों का मायका। एक बार इस मैप को देखो, यह है मध्य प्रदेश का भौगोलिक ढांचा। ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हो ना, ये कौन सी है? यह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये सारी चीजें तुमको मिल गई हैं स्टडी मटेरियल में। ठीक है? और ये वाला जो इलाका है, इतना यहां से ही शुरू कर लो, जो डार्क ग्रीन में दिया है ये पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जिसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे राजपीपला श्रेणी, गवालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी।
और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो महादेव श्रेणी है इसी पर अवस्थित है पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि विंध्याचल पर्वत ऊपर है, सतपुड़ा पर्वत नीचे है, और यहीं पे से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है इन्हीं क्षेत्रों से। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है? नदियों का मायका कहा जाता है। क्लियर हुई ये बात? चलिए, नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, चंबल, सोन आदि नदियां न केवल यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा की पोषक हैं, बल्कि इन्होंने सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की कृषि एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्लियर है? अब आप देखो कि हर नदी के तट पर कोई ना कोई धार्मिक स्थल जरूर अवस्थित है एवं हर नदी पर किसी न किसी प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जरूर बनाई गई हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो प्रारंभ है वो नदियों से ही होता है। नदियों के तट पर व्यक्तियों ने सबसे पहले निवास करना शुरू किया और नदियों को ईश्वर पूज्य या ईश्वर के रूप में पूजा। इसीलिए किसी न किसी प्रकार का धार्मिक स्थल आपको नदियों के तट पर जरूर मिलेगा। और आज के औद्योगिक युग में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से इन नदियों का जो पानी है उस पर बांध बनाए जाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। विंध्याचल की लोकेशन क्लियर, सतपुड़ा की लोकेशन क्लियर। ठीक है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत काम में आएगा। प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा, मेंस में बहुत काम में आएगा। अब भारत के मध्य में स्थित यह प्रदेश लगभग आयताकार है। मतलब ज्योमेट्रिकल जो ढांचा है मध्य प्रदेश का वो कैसा है? मध्य प्रदेश का ज्योमेट्रिकल ढांचा आयताकार है। ठीक है, जिसका उत्तर से दक्षिण, अब आप ध्यान से देखो यहां पर, इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 605 किलोमीटर का है। कितना है ये? ये है 605 किलोमीटर का। तथा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 870 किलोमीटर का है। तो अब पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार ले लो, यह है सिंगरौली और यहाँ पर आ जाएगा अलीराजपुर। सिंगरौली हो गया एकदम पूर्वी क्षेत्र मध्य प्रदेश का ये वाला, ठीक है, और अलीराजपुर एकदम पश्चिमी क्षेत्र। और यहाँ पर ध्यान देना, ये हो गया उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, यहाँ पर आ जाएगा पूर्व मतलब ईस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट, ठीक है, मतलब पश्चिम। तो मध्य प्रदेश का एकदम पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का एकदम पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा अलीराजपुर। और सिंगरौली और अलीराजपुर की अगर हम दूरी मापें तो ये कम से कम होती है 870 किलोमीटर की, ठीक है। इसलिए मध्य प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार हो जाएगा 870 किलोमीटर का, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार हो जाएगा 605 किलोमीटर का। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर है? और इसका भौगोलिक ढांचा कैसा है? लगभग आयताकार है, पूर्ण आयताकार नहीं है, लगभग आयताकार है। क्योंकि अगर हम इसके एंड पॉइंट्स को जोड़ें ना तो क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा, आयत बन रहा है एक। इसीलिए इसका ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो आयताकार है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर। क्लियर है? अब अगर ध्यान दो यहाँ पर भौगोलिक रूप से, तो प्रदेश की सीमा उत्तर में चंबल नदी के द्वारा बनती है, क्योंकि चंबल नदी इस इलाके से निकलकर यूपी की साइड जाती है और यमुना में मिल जाती है। तो कहा जाता है कि इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाती है? तो इसकी उत्तरी सीमा बनाती है चंबल नदी, ठीक है। दक्षिण में ताप्ती नदी है।
क्लियर है। तो ये वाला जो इलाका हो जाएगा ना दक्षिण का, ये किसका है? ताप्ती नदी का। एक मिनट, देखो ये वाला इलाका हो गया, चंबल नदी यहाँ से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करके फिर से मध्य प्रदेश में एंटर हुई और फिर एंटर हुआ यूपी में, क्योंकि ये इलाका हो जाएगा आपका राजस्थान का, ये इलाका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो कुछ इस प्रकार से अपने कहना चाहिए कि पथ का अनुसरण करती है चंबल नदी, इसीलिए कहा जाता है कि इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाती है? चंबल नदी, जबकि दक्षिणी सीमा बनाती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी बना रही है? ताप्ती। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी द्वारा निर्धारित होती है। पूर्वी सीमा हो गई मैकाल पर्वत श्रेणी द्वारा और पश्चिमी सीमा राजपीपला श्रेणी द्वारा। देखो पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? ये है मैकाल श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तो पूरी की पूरी श्रेणी है जितनी आपको डार्क ग्रीन में दिख रही है, लेकिन इसके छोटे छोटे से भौगोलिक विभाजन है, जिसमें इसका जो सबसे पूर्वी विभाजन है वो कहलाती है मैकाल श्रेणी, और इसका जो एकदम पश्चिमी विभाजन है वो कहलाती है क्या? राजपीपला श्रेणी। तो हम ये बोल सकते हैं कि उत्तरी सीमा बना रही है चंबल नदी, दक्षिणी सीमा बना रही है ताप्ती नदी, क्लियर है। पूर्व में स्थित है मैकाल श्रेणी और पश्चिम में स्थित है राजपीपला श्रेणी, ठीक है। तो इस डायग्राम को ज्यों का त्यों अपने मन में रख लो कि आज हमने क्या क्या सीखा। उत्तरी सीमा चंबल नदी, दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी, पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत श्रेणी और पश्चिमी सीमा राजपीपला श्रेणी। और ये राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मैकाल ये सब किसके हिस्से हैं? तो ये सब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के ही हिस्से हैं, क्लियर है। अब ध्यान दो वर्ल्ड के इस मैप पर। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ ली है पहले उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बहुत अच्छे से ज्योग्राफी करा दूंगा, ऐसी कि सोते से भी मैं कोई उठाएगा तो आप कंसेप्ट याद रखोगे, ठीक है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। क्या है? पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी को अलग अलग रेखाओं में विभाजित किया है, जिसमें से जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये वाली, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि पृथ्वी पर कब और किस समय कैसा मौसम रहेगा, ठीक है। सूर्य की स्थिति का अध्ययन वास्तविकता में हम इन रेखाओं के माध्यम से करते हैं, और इन रेखाओं का प्रयोग होता है मौसम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सीधी रेखाएं होती हैं, वास्तविकता में ये सीधी नहीं है, ज्योग्राफी में मैं क्लियर करूंगा कि सारी देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती। इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। इंग्लिश में कहेंगे हम अक्षांश को लैटिट्यूड्स, और इसको कहेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? अक्षांश को लैटिट्यूड्स और देशांतर को लॉन्गिट्यूड्स। अब इसमें एक और चीज समझना कि अलग अलग डिग्रियों में हमने पूरी पृथ्वी को बांटा है, ठीक है। किसमें बांटा है? अलग अलग डिग्रियों में, और हर एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि पृथ्वी पूरी गोल है, ठीक है।
इसलिए कुल डिग्री कितनी बनेगी, कुल डिग्री बनेगी 360 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री से अगर हम लें ध्यान से देखना, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को ही हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इसे हम, इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है अर्थात जो हमारा इक्वेटर है, ये पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करता है। एक हो जाएगा इक्वेटर के या 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसे, इसे कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में जो क्षेत्र है इसको कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो अब मैं फिर से बता रहा हूं, मैं अक्षांश देशांतर तुमको नहीं समझा रहा, मैं यहां पर सिर्फ अक्षांश देशांतर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो मध्य प्रदेश में तुमको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो 0 डिग्री अक्षांश अर्थात जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर का उत्तरी इलाका पूरा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी इलाका कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या जो हमारा इक्वेटर है वो पृथ्वी को 2 अलग अलग गोलार्धों में या बराबर गोलार्धों में विभाजित कर देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारा जो पूरा भारत है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, क्योंकि इसकी अवस्थिति 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है। यानी भारत में ही तो बीच का इलाका क्या है, बीच का इलाका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो एक चीज अब आपको क्लियर हो गई है यहां पर कि चूंकि भारत की अवस्थिति इक्वेटर से ऊपर है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है, इसलिए भारत एवं मध्य प्रदेश दोनों हिस्से हैं कहां के, 0 डिग्री कहां के, उत्तरी अक्षांश के हिस्से हैं, क्योंकि इन दोनों की अवस्थिति कहां है, 0 डिग्री अक्षांश अर्थात इक्वेटर से ऊपर। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझना। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमने पढ़ी है, ऐसे ही होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये तो एशिया का मैप है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लो ये मैप जो है वर्ल्ड का नहीं है, ये मैप एशिया का है। एशिया अफ्रीका पूरा वर्ल्ड नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इसको समझ लो आप लोग कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पे से ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र आ जाएगा आपका ब्रिटेन का। ठीक है, और इसके पश्चिम में आ जाएगा अमेरिका, क्योंकि ये एशिया का पर्टिकुलर मैप है जिस पर मैं समझा रहा हूं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, वो पृथ्वी को 2 अलग अलग गोलार्धों में ही विभाजित करती है, लेकिन ये वाला पूरा क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध का क्षेत्र। और
इस 0 डिग्री देशांतर, इस 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो क्षेत्र आएगा जिसमें अमेरिका वगैरह आ जाएंगे, वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध का क्षेत्र। अब यहां पे अगर तुम ध्यान दोगे तो 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, जिसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, क्योंकि इसी रेखा के बिहाफ पर पूरी दुनिया के समय का निजात किया जाता है। ठीक है, अब समय का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि मध्य प्रदेश की इस देशांतर के अनुसार अवस्थिति क्या है। तो ये 0 डिग्री देशांतर ने भी पूरी पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित किया है। अब इस 0 डिग्री देशांतर के अनुसार भारत की जो लोकेशन है वो आती है कहाँ पर, पूर्वी गोलार्ध वाले क्षेत्र में। अमेरिका में होते तो अमेरिका आ जाता पश्चिमी गोलार्ध में, लेकिन भारत आ रहा है कहाँ पर, पूर्वी गोलार्ध में। तो इतना तो हमारे लिए क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश भी कहाँ पर आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि अगर हमें बताना है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले तो उत्तरी अक्षांश, मतलब जो हमारी इक्वेटर थी, विषुवत रेखा थी, विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर आता है, इसलिए आ गया कहां पर, उत्तरी अक्षांश में। लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के पूर्व में आएगा, इसीलिए यहां पर पूर्वी देशांतर, यहां पर क्या यूज होगा, पूर्वी देशांतर। तो अब ये चीज क्लियर हो जाती है कि मध्य प्रदेश या भारत की जो अवस्थिति है वो इन इलाकों पर है, उत्तरी अक्षांश या पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश में क्यों है, उत्तरी अक्षांश में इसीलिए है क्योंकि ये विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर आता है। पूर्वी देशांतर में क्यों है, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में आता है। अब बस हमें डिग्री और चाहिए कि ये कितने डिग्री पर है और ये कितने डिग्री पर है, जिसका यूज करके हम वर्ल्ड के मैप पर जो वास्तविक लोकेशन है मध्य प्रदेश की उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था किसका, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। जो बड़ा वाला कॉन्सेप्ट है वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो तो यहां पर अब ये चीज तो तुमको क्लियर हो गई कि उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है और पूर्वी देशांतर क्या कहलाता है। मतलब 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला जो क्षेत्र हो गया वो आ जाएगा उत्तरी अक्षांश में, और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित जितने भी क्षेत्र हैं वे आ जाएंगे पूर्वी देशांतर में। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आ रहा है तो कॉल करके मुझे पूछ लो। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पर इस डायग्राम पर ध्यान से देखना। यहां पे आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मध्य प्रदेश की लोकेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी, ये वाला क्षेत्र कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत है। अब भी जस्ट समझाया मैंने कि कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा उत्तरी गोलार्ध होगा और कौन सा दक्षिणी गोलार्ध। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर का है। कितने का है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर का। कुछ किताबों में आपको ये मिलेगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का,
उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। कितना है? 9.38%। अगर कुल भारत से कंपेयर किया जाए मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश कितना है? 9.38% है। ठीक है। अब अगर यहां पर ध्यान से देखो तो ये विस्तार दिया गया है पूर्वी देशांतर और मतलब पूर्वी देशांतर का, और ये अक्षांशों का विस्तार दिया गया है। दक्षिणी बिंदु इसको लिया जाता है कौन सा? बुरहानपुर का क्षेत्र। ये उत्तरी बिंदु है, तो यहाँ पर जो अक्षांश आ जाएंगे वो हो जाएगा मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलेंगे इसे? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, जो हम मध्य प्रदेश के भूगोल में देखेंगे। और अलीराजपुर के क्षेत्र से लेकर सिंगरौली तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। क्या हो जाएगा ये? इसको कहेंगे हम मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, जो है सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर तक का। मतलब ऐसे में हो जाएगा देशांतरीय विस्तार और ऐसे में हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। अब इसके बाद क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, 252 वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य, तो ध्यान से देखो, सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में है राजस्थान का, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का। इसके बाद आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर का। और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, 3,07,717 वर्ग किलोमीटर का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के अनुसार कुल भारत की भूमि का 9.38% क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इस पूरे मैप पर ध्यान से देखना, अक्षांश और देशांतर के कॉन्सेप्ट अब भी मैंने समझाए हैं। ये वाली जो रेखाएं होती हैं लंबी ऐसे में, ये कौन सी हैं? अक्षांश। और इसके बिहाफ पर आप क्या डिटरमाइन करते हो? मौसमी परिवर्तन को आप समझते हो कि कौन से क्षेत्र में किस समय कैसा मौसम रहेगा। और ये वाली जो रेखाएं हैं ये होती हैं देशांतरीय रेखा, जिससे आप समय का निर्धारण करते हो। और दोनों मतलब अक्षांश रेखाओं को भी मिला लो और देशांतर रेखाओं को भी मिला लो, तो क्या बन रहा है? अगर आप किसी क्षेत्र की अक्षांश रेखाओं को मिलाओ और देशांतर रेखाओं को मिला दो, तो आपको उस क्षेत्र की लोकेशन पता चल जाएगी मैप पर। कैसे पता चलेगी? तो इसको समझना, मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में जो अक्षांश रेखा निकल रही है, ठीक है, और सबसे दक्षिण से जो अक्षांश रेखा निकल रही है, इसका विस्तार कितना है? तो ये 26 डिग्री 6 मिनट्स उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट्स उत्तरी अक्षांश। मतलब ये वाला जो इलाका हो जाएगा वो हो जाएगा 26 डिग्री 6 मिनट्स से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट्स। और उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, इक्वेटर के उत्तर में है। और 74 डिग्री 9 मिनट्स पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट्स पूर्वी देशांतर। मतलब अलीराजपुर वाला ये जो जिला है ये मध्य प्रदेश का हो गया सबसे पश्चिमी जिला। तो यहाँ पे से जो देशांतर रेखा निकली है, ठीक है, ये देशांतर रेखा का देशांतर कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट्स का। और सिंगरौली से जो देशांतर रेखा निकली है ये वाली, ये कितनी है? ये है 82 डिग्री 48 मिनट्स, 48 मिनट्स। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने का है? 26 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट्स,
ठीक है। और 74 डिग्री 9 मिनट्स से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर। वही चीज मैंने अगर बताई थी अभी कि दोनों देशांतर और अक्षांश रेखाओं को आप मिला दो तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी मध्य प्रदेश की मैप पर। क्लियर है। अब ये जो डिग्रीज का कॉन्सेप्ट है, ये डिग्रीज कैसे आई हैं, ये डिग्रीज अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ये डिग्रीज को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। ठीक है। कर्क रेखा, ध्यान देना यहां पर कर्क रेखा के कॉन्सेप्ट पर। 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी अक्षांश तो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा, लेकिन उत्तरी अक्षांश में ही 23 डिग्री 30 मिनट्स पर जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वही कहलाती है कर्क रेखा। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ध्यान दो यहां पर, अभी मैं शेड कर रहा हूं इसे। यह है क्या, 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कहा गया है क्या, कर्क रेखा। ठीक है। अब तुम जोड़ लो, ये कर्क रेखा कितने जिलों से निकल रही है, कितने जिले हैं टोटल, 14 जिलों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। और इन जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखो, रतलाम, तो सबसे पहला ये क्षेत्र हो गया कौन सा, रतलाम का क्षेत्र। उसके बाद उज्जैन, तो ये वाला क्षेत्र हो गया किसका, उज्जैन का। उसके बाद आगर मालवा, तो ये वाला क्षेत्र हो गया कौन सा, आगर मालवा का क्षेत्र। उसके बाद राजगढ़, तो ये क्षेत्र हो गया कौन सा, राजगढ़ का क्षेत्र। इसके बाद सीहोर, क्लियर है, तो ये वाला क्षेत्र हो गया कौन सा, पूरा सीहोर का क्षेत्र। ठीक है। सीहोर के बाद भोपाल, तो ये क्षेत्र हो गया आपका भोपाल का। उसके बाद विदिशा, ये हो गया विदिशा का क्षेत्र। फिर सागर, ये हो गया हमारा सागर वाला इलाका। उसके बाद दमोह, ठीक है। फिर कटनी, उमरिया, ठीक है, जबलपुर, शहडोल, ठीक है। तो ये 14 जिले हो गए, जिन 14 जिलों को स्पर्श करती हुई कर्क रेखा गुजर रही है, इसको भी ध्यान रखना है। और कर्क रेखा है क्या, तो ये एक उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसकी डिग्री है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ऐसे ही 23.5 डिग्री आप दक्षिणी अक्षांश में जाओगे तो वहां पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। क्लियर है। उसका कॉन्सेप्ट अभी दिमाग से निकाल दो, मैं बार बार कह रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ज्योग्राफी के उन पहलुओं को टच कर रहे हैं जो हमें मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लो, ठीक है। अब भारत की एक प्रधान समय रेखा भी है, और जैसे हमने अभी ये डिस्कस किया था कि हम समय का निर्धारण कैसे करते हैं, देशांतर रेखा से, और वे लंबी रेखाएं होती हैं। तो भारत सरकार ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत में तो सिर्फ कौन सा देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर, तो ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है। ये कौन सी रेखा है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और ये मध्य प्रदेश के सिर्फ एक जिले से गुजर रही है। ध्यान से देखो कौन सा जिला है, ये है सिंगरौली क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये है सिंगरौली क्षेत्र। और कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा है, लेकिन कितने डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर। और इसे ही भारत सरकार ने अपनी मानक समय रेखा का दर्जा दिया है। ठीक है। तो भारत की मानक समय रेखा अथवा भारत की मध्याह्न रेखा, और वो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है।
प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होने के कारण अब पूर्वी और पश्चिमी सीमांत, सीमांत मतलब जहां पर प्रदेश की सीमा का अंत हो रहा है, तो अगर इसकी पूर्वी सीमा देखें तो एकदम पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली का। और अगर मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र देखें तो एकदम पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर का। कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर का। और सिंगरौली के समय और अलीराजपुर के समय में 34 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है, 34 मिनट का अंतर है। ठीक है। अंतर होने के कारण अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला एवं सिंगरौली सबसे पूर्वी जिले में लगभग आधे घंटे का अंतर है। इसका तात्पर्य यह है कि सिंगरौली में आधे घंटे पहले सूर्योदय हो जाएगा और अलीराजपुर में आधे घंटे बाद सूर्योदय होगा। क्लियर है। और जो भारत की मानक समय रेखा है, जिसे बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वो मध्य प्रदेश के सिर्फ एक जिले अर्थात सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग ध्यान में रखना। अब अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न राजकीय चिन्हों के बारे में। सबसे पहला राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप, या हम ये बोल सकते मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो 24 स्तूप की बाहरी आकृति के मध्य, ये जो आप आकृति देख रहे हो इसमें ये सब क्या बने हैं, ये स्तूप बने हुए हैं जो सांची के स्तूप का प्रतीक हैं। और ये इनकी संख्या कितनी है टोटल, इनकी संख्या है 24। सबसे बाहरी इलाके में जो स्तूप बने हैं उनकी संख्या है 24। बाहरी आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां, ये देखो आप ध्यान से, ये हो गई गेहूं और धान की बालियां। ठीक है। तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। अब इसके अंदर चले जाओ तो ये कौन सा वृक्ष है, ये है बरगद का वृक्ष, और बरगद के वृक्ष के ऊपर ये है अशोक स्तंभ। और यहां पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। कैसे डिफाइन करोगे कि 24 स्तूप की बाहरी आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां, जिसमें मध्य प्रदेश शासन एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और उसके अंदर एक बरगद का पेड़ है जिसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की, तो वो है बरगद। कौन सा है ये, बरगद। और इसका बायोलॉजिकल नाम भी आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है, और इसका बायोलॉजिकल नाम है फाइकस वैनगेलेंसिस। क्या है इसका बायोलॉजिकल नाम, फाइकस वैनगेलेंसिस। ठीक है, बार बार दोहराओगे, डेली रिवाइज करोगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की, तो ये है बारहसिंगा। लेकिन कौन सी प्रजाति का, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ठीक है। और इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, इसका बायोलॉजिकल नाम है रूसर्वस डुवाउसिली। क्या है, रूसर्वस डुवाउसिली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में, तो इसके दो नाम है पर्टिकुलरली। इसे कहा जाता है दूधराज या शाह ए बुलबुल। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है दूधराज या शाह ए बुलबुल। और इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है इसका बायोलॉजिकल नाम, इसका बायोलॉजिकल नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, और ये है महाशीर। कौन सी है ये, महाशीर। और इसका बायोलॉजिकल नाम है टॉर प्यूटीटोरा। क्या है इसका बायोलॉजिकल नाम, टॉर प्यूटीटोरा। कब घोषित हुई है, 2011 में इसे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। कौन सा है, सफेद लिली।
और इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? इसका बायोलॉजिकल नाम है लिलियम कैंडिडम। क्या है इसका बायोलॉजिकल नाम? लिलियम कैंडिडम। ठीक है, इसके बाद हम फोकस करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के बारे में, और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। कौन सा है? मलखंभ। और ये कब घोषित हुआ है? तो ये 2013 में घोषित हुआ। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, और इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय फल की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, जिसका बायोलॉजिकल नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है इसका बायोलॉजिकल नाम? इसका बायोलॉजिकल नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन, और इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? इसका बायोलॉजिकल नाम है ग्लाइसिन मैक्स। क्या बोलते इसे? इसे कहा जाता है ग्लाइसिन मैक्स। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, नाट्य मतलब नाटक, राजकीय नाट्य है माच, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है मालवा क्षेत्र से संबंधित। मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। और इसके रचयिता कौन है? श्री महेश श्रीवास्तव, वर्ष 2010 में। क्लियर है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत कंफ्यूजिंग चीज भी है ये, मध्य प्रदेश एवं इसके सीमावर्ती राज्य। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। सबसे पहले तो ये चीज याद रखना है। फिर अब हमें यह पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। क्लियर है? ध्यान से देखते जाना। सबसे पहला आगरा। देखो ये वाला जो मैप है ना, ये पूरा ये यूपी का मैप है। कौन सा क्षेत्र है ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, और ये वाला जो इलाका है ये है मध्य प्रदेश का। ये लिखा हुआ है यहां पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब तुम खुद डिटरमाइन करो कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं। सबसे पहला है आगरा। ठीक है, ये है आगरा। और ये देखो आप, मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका, भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, इसको स्पर्श कर रहा है पूरा आगरा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इटावा। तो ये कौन सा जिला है? ये है इटावा जिला, ये भी स्पर्श कर रहा है। उसके बाद जालौन, तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपका जालौन का। फिर आ जाएगा झांसी, तो ये इलाका है आपके झांसी का, ग्रीन कलर का जो क्षेत्र है। उसके बाद ललितपुर, ये है ललितपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, फिर महोबा, तो ये इलाका हो जाएगा तुम्हारा महोबा का। उसके बाद हमीरपुर। ठीक है, तो ये इलाका हो गया तुम्हारा हमीरपुर का। ठीक है, और ये छोटी सी सीमा जो है ये स्पर्श कर रही है किसे? मध्य प्रदेश को। उसके बाद आ जाएगा बांदा। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो जाएगा किसका? बांदा का क्षेत्र। फिर चित्रकूट, अगर तुम ध्यान दोगे ना तो चित्रकूट जो है आधा यूपी में है, आधा एमपी के सतना जिले में है। तो चित्रकूट की सीमा भी स्पर्श कर रही है। चित्रकूट के बाद प्रयागराज, मतलब हमारा इलाहाबाद। ठीक है, इसके बाद मिर्ज़ापुर, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? ये क्षेत्र हो गया मिर्ज़ापुर का। और उसके बाद सोनभद्र, तो ये पूरा इलाका कौन सा हो गया? सोनभद्र का। मतलब ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। बिल्कुल ध्यान से बैठा लेना ये
अपने मन में कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं। ये मैप और ये वाला पूरी स्लाइड आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। अब मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, उनको देखना। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिले, ठीक है। तो सबसे पहला है मुरैना। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कौन सा जिला, मुरैना। और ये हो जाएगी बाउंड्री किसकी, उत्तर प्रदेश की। यहां से उत्तर प्रदेश प्रारंभ होता है। ये पूरा इलाका कौन सा है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो मुरैना, उसके बाद भिंड, तो ये इलाका हो जाएगा आपका भिंड का। भिंड के बाद दतिया, तो ये इलाका हो गया दतिया का। इसके बाद शिवपुरी, तो ये इलाका हो गया आपके शिवपुरी का। इसके बाद अशोकनगर, तो ये क्षेत्र हो जाएगा अशोकनगर का। फिर सागर, तो ये हमारा सागर आ गया। सागर के बाद टीकमगढ़, ये है टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी, निवाड़ी के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, ठीक है। पन्ना के बाद सतना, सतना के बाद रीवा और रीवा के बाद सिंगरौली। तो ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जो स्पर्श कर रहे हैं किसे, उत्तर प्रदेश को। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जिले हो गए, ठीक है। अब आ जाओ राजस्थान पर। अब हमें यह पढ़ना है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान से देखना, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिले। तो सबसे पहला है बांसवाड़ा। कहाँ आएगा ये बांसवाड़ा, ये है बांसवाड़ा का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद प्रतापगढ़, तो ये हो जाएगा उसी से लगा हुआ प्रतापगढ़ का क्षेत्र। उसके बाद चित्तौड़गढ़, तो ये क्षेत्र हो जाएगा कौन सा, चित्तौड़गढ़ का। उसके बाद भीलवाड़ा, ठीक है। ये छोटी सी सीमा भीलवाड़ा की स्पर्श कर रही है किसे, मध्य प्रदेश को। उसके बाद कोटा, तो ये इलाका हो जाएगा कौन सा, कोटा का क्षेत्र। फिर आ जाएगा झालावाड़, तो ये क्षेत्र हो जाएगा कौन सा, झालावाड़ का क्षेत्र। फिर बारां, तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपके बारां का क्षेत्र। उसके बाद सवाई माधोपुर, तो ये क्षेत्र है आपके सवाई माधोपुर का। फिर करौली, तो ये क्षेत्र है करौली का। और फिर धौलपुर, तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपके धौलपुर का, ठीक है। मतलब राजस्थान के कितने जिले हो गए जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अब इसी का ही जस्ट उल्टा, मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। ये है मैप मध्य प्रदेश का और यहां से सीमा प्रारंभ हो रही है किसकी, राजस्थान की। ये पूरा इलाका कौन सा है, ये पूरा इलाका है आपका राजस्थान का, ठीक है। तो सबसे पहले मुरैना, हाँ भाई मुरैना स्पर्श कर रहा है। मुरैना के बाद श्योपुर, श्योपुर भी स्पर्श कर रहा है। उसके बाद शिवपुरी, शिवपुरी भी स्पर्श कर रहा है। इसके बाद गुना, गुना भी स्पर्श कर रहा है। फिर है राजगढ़, हाँ राजगढ़ ने भी स्पर्श किया। फिर आगर मालवा, ये वाला आगर मालवा ने भी स्पर्श किया। उसके बाद रतलाम, हाँ रतलाम ने भी स्पर्श किया। फिर नीमच और मंदसौर, ये हो गया नीमच, ध्यान से देखना नीमच, और ये हो गया मंदसौर, इन दोनों ने भी स्पर्श किया। और फिर आ जाता है झाबुआ, झाबुआ ने भी स्पर्श किया किसे, राजस्थान की सीमा को। यानी अगर ओवरऑल देखें तो कितने जिले हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे भी 10 थे और यहाँ पे भी 10 हैं। मतलब राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। देखो अलीराजपुर नहीं करता है राजस्थान को स्पर्श, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब
अपन चलते हैं महाराष्ट्र पर। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहां, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का मिश्रण देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले महाराष्ट्र के जिले, मतलब महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, ध्यान से देखना। नंदुरबार, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका नंदुरबार का, ठीक है। उसके बाद धुले, तो ये क्षेत्र हो गया आपका धुले का। फिर जलगांव, तो ये क्षेत्र हो गया आपका जलगांव का। उसके बाद बुल्ढाना, तो ये क्षेत्र हो गया आपके बुल्ढाना का। फिर अमरावती, तो ये क्षेत्र हो गया आपके अमरावती का। नागपुर, ये क्षेत्र हो गया नागपुर का। भंडारा, ये क्षेत्र हो गया आपके भंडारा का। गोंदिया, तो ये क्षेत्र हो गया गोंदिया का। यानी कितने जिले हो गए महाराष्ट्र के जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, महाराष्ट्र के 8 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं? ध्यान से देखो, ये है पूरा क्षेत्र किसका? महाराष्ट्र का, जो यहां से शुरू होता है और ऊपर जो रंगीन में आपको दिख रहा होगा वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ध्यान से देखो, सबसे पहले बालाघाट, ये हो गया हमारा बालाघाट। सिवनी, ये हो गया सिवनी। छिंदवाड़ा, ये हो गया छिंदवाड़ा। बैतूल, ये हो गया बैतूल। खंडवा, ये हो जाएगा खंडवा। बुरहानपुर, ये हो जाएगा बुरहानपुर। खरगोन, तो ये हो गया खरगोन। बड़वानी, तो ये हो जाएगा हमारा बड़वानी। अलीराजपुर, तो ये हो गया अलीराजपुर, ठीक है। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं और महाराष्ट्र के 8 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो ध्यान दो, ये छत्तीसगढ़ का पूरा मैप नहीं है, ये सिर्फ इतना ही मैप है जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यहां से पूरा इलाका है किसका? मध्य प्रदेश का। नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, ऊपर है यूपी। तो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के जिले, तो छत्तीसगढ़ के वे जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा बलरामपुर। ये वाला इलाका कौन सा है? बलरामपुर का। उसके बाद सूरजपुर, तो ये क्षेत्र हो जाएगा कौन सा? सूरजपुर का। उसके बाद कोरिया, तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपका कोरिया का। फिर बिलासपुर, ये क्षेत्र हो जाएगा आपके बिलासपुर का। मुंगेली, ये क्षेत्र हो गया आपके मुंगेली का। कबीरधाम, ये क्षेत्र हो गया आपके कबीरधाम का। राजनांदगांव, तो ये हो जाएगा राजनांदगांव का क्षेत्र। तो कितने जिले हो गए छत्तीसगढ़ के जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अब इसी का ही उल्टा, मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं? देखो, ये मध्य प्रदेश का उतना ही हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा किसका? छत्तीसगढ़ का। देखो ध्यान से, सिंगरौली, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा किसका? सिंगरौली का। इसके बाद सीधी, तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपके सीधी का। फिर शहडोल, तो ये क्षेत्र हो जाएगा शहडोल का। अनूपपुर, ये क्षेत्र हो जाएगा अनूपपुर का। डिंडोरी, तो ये क्षेत्र हो जाएगा डिंडोरी का। उसके बाद मंडला, ये क्षेत्र हो गया आपके मंडला का। फिर बालाघाट,
ये क्षेत्र हो गया बालाघाट का। क्लियर है? तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं और छत्तीसगढ़ के भी 7 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले गुजरात के जिले, मतलब गुजरात के ऐसे कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं? सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक है दाहोद और एक है छोटा उदयपुर। ध्यान से देखो, ये वाला इलाका है मध्य प्रदेश का जो स्पर्श कर रहा है किसे? गुजरात को। तो 2 जिले हैं, एक ये हो गया दाहोद और एक हो गया छोटा उदयपुर। तो ये दाहोद और छोटा उदयपुर गुजरात के 2 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अब मध्य प्रदेश के वे जिले जो गुजरात को स्पर्श कर रहे हैं, ये वाला मैप हो गया किसका? गुजरात का। ठीक है। तो एक हो गया झाबुआ और एक हो गया अलीराजपुर। ये है झाबुआ और ये है अलीराजपुर। ये 2 मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो गुजरात को स्पर्श कर रहे हैं। यानी 2 गुजरात के जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं और 2 मध्य प्रदेश के जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं। अब ध्यान देना यहां पर सिंगरौली जिला, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा कौन सा? सिंगरौली का। ठीक है। सिंगरौली क्या है कि उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन? सिंगरौली। ऊपर स्पर्श कर रहा है ये यूपी को और नीचे स्पर्श कर रहा है छत्तीसगढ़ को। ठीक है। झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। यह है झाबुआ जिला और यहां पर आ जाएगा राजस्थान और यह है गुजरात, दोनों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। बालाघाट जिला, यह है बालाघाट। ठीक है। बालाघाट जो जिला है ये छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श कर रहा है और महाराष्ट्र को भी स्पर्श कर रहा है। ठीक है। इसके बाद अलीराजपुर जिला, ये हो गया अलीराजपुर, और अलीराजपुर गुजरात को भी स्पर्श कर रहा है और महाराष्ट्र को भी स्पर्श कर रहा है। मुरैना एवं शिवपुरी उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को स्पर्श करते हैं। यह है मुरैना और यह है शिवपुरी। मुरैना एक तरफ राजस्थान को और एक तरफ उत्तर प्रदेश को, और शिवपुरी भी एक तरफ राजस्थान को तो एक तरफ उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने एमपी में कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, एक सामान्य सी जानकारी पढ़ी है एमपी के बारे में। कल से हम कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और हम सबसे पहले शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल को, जो ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत काम में आएगा। क्लियर है? अक्षांश देशांतर के कॉन्सेप्ट भी मैं और डिटेल में कल समझा दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने इतना बता दिया है कि आप आराम से एमपी को समझ लोगे। ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो कहना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं अक्षांश रेखा, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो जाती हैं वे कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का क्षेत्र है। क्लियर है? बस आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ोगे ओवरडोज हो जाएगा, खास करके उन लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम गिवन।